Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 2 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले पॉलिटी में हम देखेंगे फार्मर्स बिल्स के बारे में। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है, जबकि पार्ट 1 हमने कल के डेली जनरल स्टडीज कैप्सूल में कवर किया था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें राइट टू एजुकेशन पे बात की गई है इन रिलेशन टू ऑनलाइन एजुकेशन इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशंस में हमारा टॉपिक होगा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। और लास्टली सिविल लॉज में हम देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट को जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन के ऊपर बात हुई है। तो ये टॉपिक आपका कॉर्पोरेट लॉज में भी आ जाएगा। अब देखिए, भारत में वेलफेयर पर्पसेस के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनका ऑब्जेक्टिव किसी क्लास ऑफ सिटीजन्स को अपनी प्रेजेंट कंडीशंस से ऊपर उठाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडीज के थ्रू कमजोर फार्मर्स को सरकार सपोर्ट करती है। ऐसे ही रिजर्वेशन उन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए होता है जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाउएवर, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जो पॉलिसीज होती हैं वो परपेचुइटी के लिए नहीं होती, यानी कि हमेशा के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि अगर ये परपेचुइटी के लिए हों तो कायदे से ये एक फेलियर हैं, क्योंकि ये अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाई। अब इसी लिस्ट में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को भी रख सकते हैं। हाउएवर, जो प्रेजेंट बिल्स आए हैं इनमें कहीं पर भी एमएसपी प्रोक्योरमेंट के एबॉलिशन की बात नहीं हुई है, बल्कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सप्लीमेंटिंग दी एमएसपी के बारे में बात हुई है। मतलब कि एमएसपी के एडिशन में आपके पास वेरियस अदर ऑप्शंस होंगे फॉर सेलिंग योर फार्म प्रोड्यूस। और जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट के लिए एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज हैं, ये पहले की ही तरह कंटिन्यू करेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि फार्मर्स को प्रिवेंट किया जाएगा फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू एपीएमसी मंडीज, बल्कि अभी तक ये सिस्टम था कि फार्मर्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ओनली टू एपीएमसी मार्केट्स। एक हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस खत्म करने की बात हो रही है, ना कि रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात हो रही है। कुल मिला के नए लॉ में एपीएमसी के अलावा ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने की बात हो रही है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो नए ट्रेड एरियाज होंगे इनमें एपीएमसीज की तरह कोई भी मार्केट फी या फिर सेस नहीं होगा। और पहले की ही तरह जैसे एपीएमसीज में मार्केट फीस लगाई जाती थी वही चीज अभी भी कंटिन्यू रहेगी। अब इन बिल्स के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को अगर हम देखें तो उसमें क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक इकोसिस्टम बनाना चाहती है जहाँ पर फार्मर्स के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस हो और वो एपीएमसीज के अलावा बाकी लोगों को भी बेच सकें। अब देखिए, कोविड-19 जैसी सिचुएशन अगर आगे आती है तो ये बेटर होगा फार्मर्स के लिए कि वो फिजिकल प्रेमाइसेस में ना जाने की बजाय ऑल्टरनेटिवली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के थ्रू अपने फार्म प्रोड्यूस को बेच सकें। यही इन बिल्स में कोशिश की गई है। ऐसे ही अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो मिल्क एपीएमसीज के अंडर कवर नहीं होता और जो प्राइवेट डेयरीज हैं वो भी बल्क वेंडर्स से ही दूध खरीदती हैं रादर देन फ्रॉम फार्मर्स। इसी वजह से आने वाले समय में भी एग्रीगेटर्स और इंटरमीडियरीज रहेंगे, क्योंकि देखिए, किसी भी मार्केट या फिर डेमोक्रेसी में अगर 2 लेवल्स होते हैं यानी कि टॉप लेवल और बॉटम लेवल, तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्टेट की बात करें तो अगर सिर्फ गवर्नमेंट है और उसके नीचे वर्कर्स हैं तो इनके बीच का गैप इतना ज्यादा बड़ा होगा कि बॉटम लेवल का एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा होगा। और इकोनॉमिक्स के टर्म्स में 2 लेवल सिनेरियो बंधुआ मजदूरी की तरह है। इसीलिए जैसे आज हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप हैं, वैसे ही इन मंडीज में भी ये 3 लेवल्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा देखिए तो आरटीओज के बाहर जो लाइसेंस बनवाने के लिए जो वेरियस इंटरमीडियरीज थी वो ऑनलाइन व्यवस्था आने के बाद भी अभी भी वहीं पर काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव सर्वाइव्ड। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि किसी भी समय पर लोअर इनकम ग्रुप हायर इनकम ग्रुप में जाने के
एस्पिरेशंस रखता है और हायर इनकम ग्रुप को लोअर इनकम ग्रुप में जाने का डर होता है और इसीलिए वो लोग अनइंटेंशनली मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंच जाते हैं। अब देखिए हाई कोर्ट्स में हम लोग हिंदी भाषी राज्यों के हाई कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स और स्टूडेंट्स जो कि हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं वो इन्हीं राज्यों से हैं और इसी में आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट को देखेंगे जिसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई है। केस का नाम है जस्टिस फॉर ऑल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये जजमेंट 18 सितंबर को आया था और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि एजुकेशन के रिगार्डिंग जो ट्यूशन फीस पेबल होती है वो एजुकेशन के इम्पार्टिंग के लिए दी जाती है, ना कि सीट को सिक्योर करने के लिए। मतलब कि यहाँ पर जो कंसिडरेशन स्कूल वालों के द्वारा स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है वो एजुकेशन का दिया जा रहा है, ना कि इस बात का कि आप हमारी सीट सिक्योर रखिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जो ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है वो कोई वॉलंटरी सर्विस नहीं है, बट ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर दी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी जहां पर इनिशियली पिटिशनर ने कहा था कि रिस्पोंडेंट्स को यानी कि गवर्नमेंट और स्कूल्स को फ्री लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स हाई स्पीड इंटरनेट के साथ EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो लोग भी फीस पेइंग स्टूडेंट्स की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस अटेंड कर पाएं। लेकिन बाद में पिटिशनर ने अपने प्रेयर क्लॉज को मॉडिफाई करके कोर्ट से कहा कि आप आर्टिकल 21A के अंतर्गत सारे नॉन फी पेइंग स्टूडेंट्स को ये सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट करें। आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन की। अब कोर्ट के डिसीजन की बात करें तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि आर्टिकल 21A स्टेट के ऊपर जस्टिशिएबल ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। यहाँ पर जस्टिशिएबल का मतलब है कि ऐसे ऑब्लिगेशन के पूरे ना होने पर स्टेट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और आर्टिकल 21 के ही परसुएंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया था। यहाँ पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को भी साइट करते हुए कहा कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है और ऑब्लिगेशन है और राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंटरप्रेट करते समय आर्टिकल 21 को एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल लेना होगा। इस केस का नाम आप जरूर याद रखेगा। इसके बाद जिंदल स्टेनलेस स्टील वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस को भी साइट किया गया और कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग एंड डायनामिक डॉक्यूमेंट है और इसका डायनामिक और प्रैग्मेटिक या फिर हम कहें प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए जिससे कि उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। आगे कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कोई हिस्टोरिकल एक्ट नहीं है बल्कि इट इज एन ऑलवेज स्पीकिंग स्टैट्यूट, यानी कि जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है, ये एक परपेचुअल टाइम पीरियड के लिए ह्यूमन प्रोग्रेस के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है एंड हेंस इट इज ऑलवेज स्पीकिंग स्टैट्यूट। अब देखिए हाल ही में भारत और यूएसए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बेका कहते हैं, साइन करने जा रहे हैं एट दी अपकमिंग 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। 2+2 टॉक्स की बात करें तो ये दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स के बीच में होता है। आपको याद होगा कि पहले जब ये डायलॉग हुआ था तो भारत की तरफ से 2 महिलाएं गई थीं, एक तो तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज और दूसरी तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इन मीटिंग्स में दोनों देश स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब जो आने वाली 2+2 टॉक्स हैं, इनको जून 2017 में ही अनाउंस कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्वाड 4 का भी एंगल है क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया आपस में कई सारे अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और आपको अगर याद होगा तो हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लॉजिस्टिक अग्रीमेंट साइन किया था। अब जो मिनिस्टीरियल लेवल टॉक्स हैं वो इन तीनों देशों में से भारत सिर्फ यूएसए के साथ करता है, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स होती हैं। जबकि यूएसए की बात करें तो ये तीनों ही कंट्रीज के साथ मिनिस्टीरियल डायलॉग्स करता है। इसके पहले इंडिया और यूएस के बीच में
स्ट्रैटेजिक एंड कॉमर्शियल डायलॉग होता था, जिसको कि 2+2 डायलॉग ने रिप्लेस कर दिया। अब देखिए बेका अग्रीमेंट की ही तरह 3 तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन किया है। अब कहने को तो ये लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है, हाउएवर यहाँ पे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है। इसके बाद आता है कोमकासा यानी कि कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, और लास्टली जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अग्रीमेंट आता है, जो कि लास्ट 2+2 डायलॉग में साइन किया गया था। अब हम एक एक करके इन सारे अग्रीमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है बेका, जिसके तहत भारत और यूएसए आपस में जियो स्पेशल मैप्स को एक्सचेंज कर पाएंगे फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेसी टू क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत यूएसए से वेरियस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीद रहा है, इंक्लूडिंग प्रीडेटर बी, जो कि एक्यूरेट ड्रोन स्ट्राइक्स के लिए फेमस है और ये स्पेशल डेटा पर ही काम करता है। इसके बाद जीसोमिया की बात करें तो ये दोनों देशों की मिलिट्रीज को अलाउ करता है फॉर शेयरिंग देयर इंटेलिजेंस। भारत और यूएसए ने ये अग्रीमेंट 2002 में साइन किया था। इसके अलावा पिछले 2+2 डायलॉग में 2019 में हमने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स साइन किया था, जो कि इसी का एक्सटेंशन है, और इसके तहत क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम की बात करें तो ये दोनों ही कंट्रीज को एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज को यूटिलाइज करने के लिए साइन किया गया था 2016 में। अब ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन रिलेशन टू अचीविंग स्टेबिलिटी इन साउथ चाइना सी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूएस नेवी आने वाले समय में अंडमान एंड निकोबार में हमारी जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको इस्तेमाल कर पाएगा फॉर टैकलिंग चाइना। एंड लास्टली कोमकासा इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स, और इसके तहत सेंसिटिव कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट को ट्रांसफर करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। ये भारत ने यूएसए के साथ 2018 में साइन किया था। अब देखिए काफी सारी स्पेशल लॉज की तरह कंपनीज एक्ट में भी सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसी के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन वर्सेस सुधीर कुमार अग्रवाल के केस को 21/9/2020 को डिसाइड किया। यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 30 हजारी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सेक्शन 104 एंड सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी रेड विद ऑर्डर 43 रूल 1 ऑफ सीपीसी के तहत अपील फाइल की गई थी। अब देखिए यहाँ पर जो इम्प्यून्ड ऑर्डर था वहाँ पे एपेलेंट की 2 एप्लीकेशंस को डिसमिस कर दिया गया था, और साथ ही साथ प्लेंटिफ को इंटरिम इंजंक्शन प्रोवाइड किया गया था। इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस केस में इनिशियली जो प्लेंटिफ थे सुधीर कुमार अग्रवाल, वो इस अपील में रिस्पोंडेंट हैं। यहाँ पर आप एक और चीज जान लीजिए कि सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी बात करता है इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की इन मैटर्स ऑफ सिविल केसेस, जबकि सेक्शन 104 उन ऑर्डर्स के बारे में बताता है जिसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है। और इस सेक्शन को हम ऑर्डर 43 के साथ पढ़ते हैं, जिसका सब्जेक्ट मैटर सेम है एज दैट ऑफ सेक्शन 104। इस केस में एपेलेंट ने सेक्शन 430 ऑफ कंपनीज एक्ट के ऊपर रिलाई करते हुए कहा कि किसी कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। सेक्शन 430 के इस एक्सट्रैक्ट को अगर हम देखें तो इसमें एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि कोई भी सिविल कोर्ट उन सूट्स को एंटरटेन नहीं कर सकती जिनका जुरिस्डिक्शन ट्रिब्यूनल या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास हो अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। साथ ही साथ कोई भी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता बाय सच सिविल कोर्ट। अब देखिए प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 2 इश्यूज थे। पहला तो ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन से रिलेटेड ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के एलिगेशन से रिलेटेड और अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो क्या किसी भी सिविल कोर्ट के द्वारा एडजुडिकेट किए जा सकते हैं। सेकेंडली कोर्ट को ये भी डिसाइड करना था कि क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास इन सारे इश्यूज से रिलेटेड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। इस केस को डिसाइड करते समय कोर्ट ने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 241, 242 और 244 को साइट किया। ये सारे सेक्शंस ऊपर दिए गए इश्यूज से डील करते हैं। आगे कोर्ट ने कहा
ये जितने भी ग्रीवियंसेस हैं ये कंपनी के अफेयर से रिलेटेड हैं, जिसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं। आगे कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शशि प्रकाश खेमका वर्सेस NEPC माइकॉन के केस को साइड करते हुए कहा कि इस केस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने सेक्शन 430 के स्कोप के बारे में विस्तार से बताया है और ये कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास बहुत ही वास्ट ज्यूरिसडिक्शन है और सिविल कोर्ट्स ऐसे मैटर्स से कंप्लीटली बार्ड हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट सूट में जो भी इश्यूज उठाए गए हैं उनको डिसाइड करने का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास है और सिविल कोर्ट ऐसे केसेस में अपना ज्यूरिसडिक्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकती। तो ये था हमारा एनालिसिस 2 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटिक करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।